उस दिन डाइनिंग टेबल पर सिर्फ खाना नहीं परोसा गया था, बल्कि एक घमंडी ननद के उस झूठे अहंकार की नीलामी हुई थी, जिसने एक गरीब कामवाली के स्वाभिमान को पैरों तले कुचलने की कोशिश की थी। शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राधे श्याम भवन में आज सुबह से ही हलचल मची हुई थी। इस घर की बड़ी बहू देविका सुबह से ही रसोई और बैठक के बीच चक्कर लगा रही थी। आज घर में एक खास मेहमान आने वाली थी, इस घर की बेटी और देविका की ननद विशाखा। विशाखा की शादी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार में हुई थी और शादी के बाद से ही उसके स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। धन और दौलत की चकाचौंध ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे रिश्तों की गर्माहट और इंसानी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं रही थी। घर की सबसे पुरानी नौकरानी शांति काकी, जो पिछले 30 सालों से इस परिवार का हिस्सा थी, वो भी आज कुछ सहमी हुई थी। शांति काकी ने विशाखा को अपने हाथों से खिला पिला कर बड़ा किया था, लेकिन अब वही विशाखा उन्हें एक मामूली नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। दोपहर के करीब एक आलीशान गाड़ी राधे श्याम भवन के दरवाजे पर रुकी। विशाखा अपनी रेशमी साड़ी और हीरो के गहनों से लदी हुई कार से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। देविका ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। कैसी हो विशाखा? शहर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देविका ने मुस्कुराते हुए पूछा। विशाखा ने देविका की साधारण सूती साड़ी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तकलीफ तो होनी ही थी भाभी। आपकी ये सकरी गलियां और धूल, मेरे तो सिर में दर्द हो गया। मेरे पति ने तो कहा था कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से न आऊं, पर क्या करती, मायके का मोह खींच ही लाया। देविका ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे अंदर ले गई। अंदर शांति काकी पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। विशाखा को देखते ही उनके चेहरे पर एक वात्सल्य भरी मुस्कान आ गई। बिटिया रानी, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद इस गरीब काकी की याद आई? शांति काकी ने प्यार से कहा। विशाखा ने पानी का गिलास लेते हुए मुंह सिकोड़ लिया और बोली, काकी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और हाँ, मेरे करीब आने से पहले अपने कपड़े तो देख लिया करो। अजीब सी महक आ रही है मसालों की। मुझे ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता। शांति काकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। देविका को विशाखा का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वह चुप रही। अगर आपको भी लगता है कि पैसा सच में इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह उन हाथों को भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया, अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों की बुनियाद पैसे से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से बनती है, तो अभी इसी वक्त वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। परिवार के इस सफर में हमारे साथ जुड़े, अभी सब्सक्राइब करें। दिन बीतता गया और विशाखा का घमंड हर छोटी बात पर झलकता रहा। वह कभी घर की फर्नीचर की बुराई करती तो कभी देविका के रहन सहन की, लेकिन देविका शांत थी। वह जानती थी कि विशाखा के पति समीर का व्यापार पिछले कुछ महीनों से भारी घाटे में चल रहा था। दरअसल समीर की कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़े निवेशक की जरूरत थी, और विशाखा का इस तरह अचानक मायके आना केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। वे लोग देविका के पति और ससुर से आर्थिक मदद मांगने आए थे। देविका खुद एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन थी, जिसे उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से खड़ा किया था। समीर की कंपनी को उबारने के लिए जो 5 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए था, उसके लिए देविका की कंपनी से ही बात चल रही थी। लेकिन यह बात विशाखा को नहीं पता थी। विशाखा को लगता था कि उसकी भाभी केवल घर संभालती है। शाम का समय था। डाइनिंग टेबल पर रात के भोजन की तैयारी हो रही थी। पूरी मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। देविका, उसके ससुर, विशाखा और समीर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शांति काकी सबको बड़े प्यार से खाना परोस रही थी। शांति काकी जब विशाखा को सूप परोस रही थी, तभी विशाखा का हाथ अचानक हिल गया और सूप की एक छोटी सी बूंद विशाखा की महंगी साड़ी पर गिर गई। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। विशाखा गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना चम्मच जोर से प्लेट पर पटका। ये क्या बदतमीजी है? अंधी हो गई हो क्या बुढ़िया? विशाखा जोर से चिल्लाई। शांति काकी कांपने लगी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से साड़ी पोंछने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माफ कर दो बिटिया, गलती से हाथ हिल गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। विशाखा ने झटके से काकी का हाथ दूर धकेल दिया। दूर हटो मुझसे। तुम्हारे इन गंदे हाथों से मेरी साड़ी और खराब हो जाएगी। तुम्हें पता भी है इस साड़ी की कीमत क्या है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई कम पड़ जाएगी इसे खरीदने के लिए। भाभी, आप ऐसे जाहिल और अनपढ़ नौकरों को काम पर रखती ही क्यों हैं, जिन्हें काम करने का कोई सलीका नहीं है? समीर ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, सच में भाभी, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। ऐसे नौकरों को तो धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। देविका के ससुर कुछ बोलने ही वाले थे कि देविका अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। शांति कहा कि आप रसोई में जाइए, आगे का काम मैं खुद देख लूंगी। देविका ने बेहद शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। शांति कहा कि आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। विशाखा अब भी बड़बड़ा रही थी। आपने उसे सजा देने के बजाय अंदर भेज दिया। ऐसे नौकरों को तो उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। विशाखा ने अपने पर्स से 500 रुपए का एक कड़क नोट निकाला और उसे डाइनिंग टेबल पर फेंकते हुए कहा, ये लो भाभी, उस बुढ़िया को मेरी तरफ से दे देना और कहना कि मेरी साड़ी गंदी करने की यही उसकी कीमत है, और कल ही उसे काम से निकाल देना। दोस्तों, क्या किसी गरीब की इज्जत की कीमत सिर्फ एक 500 का नोट हो सकती है? क्या विशाखा का ये अहंकार उसे उस खाई में नहीं धकेल रहा था, जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती?
जब अपने ही अपनों का अपमान करने लगे तो घर की नींव हिल जाती है। अगर आपका खून भी विशाखा की इस हरकत पर खौल उठा है और आप देखना चाहते हैं कि देविका इस घमंड का कैसे नाश करती है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें यह विश्वास मिलता है कि आज भी समाज में अच्छाई का साथ देने वाले लोग मौजूद हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलिए देखते हैं डाइनिंग टेबल पर आगे क्या हुआ। देविका ने टेबल पर पड़े उस 500 के नोट को उठाया। उसने एक पल के लिए नोट को देखा और फिर विशाखा की आंखों में सीधा देखते हुए बोली, विशाखा, तुमने शांति काकी की कीमत 500 रुपए लगाई है? वो काकी जिसने तुम्हें अपनी रातों की नींद खराब करके पाल पोस कर बड़ा किया। जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हुआ था, तब यही काकी रात रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती थी, लेकिन आज तुम्हारी नजरों में उनकी कीमत सिर्फ 500 रुपए रह गई है। विशाखा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आप फिर से इन छोटी बातों को बढ़ा रही हैं। नौकर नौकर ही होते हैं, उन्हें सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। देविका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक तीखापन था। उसने अपनी फाइल से कुछ कागजात निकाले और उन्हें डाइनिंग टेबल पर विशाखा और समीर के सामने रख दिया। तुम सही कह रही हो विशाखा, देविका ने कहा। इंसान को उसकी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए आज मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लोगों को उनकी असली जगह याद दिला देनी चाहिए। समीर ने घबराते हुए उन कागजातों को देखा। वे उसकी कंपनी के को दिए जाने वाले 5 करोड़ के निवेश के अंतिम अनुबंध पत्र थे। भाभी, ये कागजात आपके पास कहाँ से आए? समीर के माथे पर पसीना चमकने लगा था। देविका ने स्थिर स्वर में जवाब दिया, जिस डी के टेक्सटाइल के सामने तुम पिछले 1 महीने से इस निवेश के लिए चक्कर काट रहे हो, उसकी मालकिन मैं हूँ समीर। ये 5 करोड़ का सौदा मैं अपनी इस टेबल पर बैठकर ही पक्का करने वाली थी। विशाखा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सारा गुरूर, सारे गहनों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। जिस भाभी को वह एक मामूली गृहिणी समझ रही थी, वह असल में उनके डूबते हुए व्यापार की इकलौती तारनहार थी। देविका ने विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने शांति काकी के स्वाभिमान की नीलामी 500 रुपए में की ना, अब मैं तुम्हारे झूठे घमंड की नीलामी करती हूँ। समीर, तुम्हारी कंपनी की असली हैसियत इस वक्त शून्य है। बाजार में तुम पर करोड़ों का कर्ज है। तुम्हारी ये महंगे कपड़े, ये गाड़ियां, सब उस कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। विशाखा की आवाज कांपने लगी। भाभी, मुझे नहीं पता था, मेरा वो मतलब नहीं था। देविका ने उसकी बात काटते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब सिर्फ पैसा था विशाखा। तुमने उस काकी का अपमान नहीं किया, तुमने अपने संस्कारों का गला घोटा है। तुम यहाँ हमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन तुमने आते ही इस घर के हर उस इंसान को नीचा दिखाया जिसने कभी तुम्हें प्यार दिया था। देविका ने उन कागजातों को उठाया और विशाखा के सामने 20 से फाड़ दिया। समीर अपनी कुर्सी से लगभग गिरते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। देविका ने कहा, बर्बाद तो तुम उस दिन ही हो गए थे जिस दिन तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी। मैं उस इंसान के व्यापार में 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगी जो मेरे घर के लोगों का, मेरी शांति काकी का सम्मान नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यह सौदा चाहिए तो तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी जो तुमने आज इस टेबल पर गिराई है। समीर और विशाखा दोनों की नजरें झुक गई। विशाखा, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर आ चुकी थी। जाओ, देविका ने आदेश देते हुए कहा। रसोई में जाओ और शांति काकी से अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया तो मैं कल इन कागजातों पर दोबारा विचार करूंगी, और अगर नहीं, तो यह डाइनिंग टेबल तुम्हारे झूठे घमंड की आखिरी गवाह बनेगी। विशाखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ कहे उठी और भारी कदमों से रसोई की तरफ बढ़ गई। समीर ने सिर झुकाया उसके पीछे पीछे चला गया। डाइनिंग टेबल पर अब एक अजीब सी शांति थी। ससुर जी ने गर्व से अपनी बहू की तरफ देखा। आज देविका ने सिर्फ एक काम वाली का सम्मान नहीं बचाया था, बल्कि एक बिगड़ी हुई बेटी को जीवन का सबसे कड़वा और जरूरी सबक सिखाया था। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि पैसा और रुतबा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका व्यवहार और आपके संस्कार जीवन भर आपके साथ चलते हैं। जो इंसान अपने से छोटे तबके के लोगों का सम्मान नहीं कर सकता, वह असल में दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। अहंकार का गुब्बारा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई की एक छोटी सी सुई उसे फोड़ने के लिए काफी होती है। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के माध्यम से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाऊं जो सीधा आपके दिल में उतरे और हमारे समाज की एक सच्ची तस्वीर पेश करे। अगर देविका के फैसले ने आपके दिल को भी छुआ है और आप चाहते हैं कि हर घर में एक ऐसी समझदार और मजबूत बहू हो, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर परिवार का हिस्सा बने और इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।